हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। की हाल चाल? चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए जी। आज हमारे सामने पहले तो रैंकर्स वे की सीरीज जो हमारी चल रही है उसका एपिसोड नंबर 4 आपके सामने आने जा रहा है। एंड थैंक यू सो मच, आप इस सीरीज को इतना प्यार दे रहे हैं। और आज हमारे सामने अगेन मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 मान्या, गलत तो नहीं हूँ? ओ, सब 113। अच्छा अच्छा फाउंडेशन में भी 1 था। हाँ, फाउंडेशन में 1 था, एग्जीक्यूटिव में 1 था और प्रोफेशनल में मतलब 3। आप जैसे एक बात बताओ, जैसे जो आप और लोग रैंक होल्डर होते हो तो आपको ये नहीं थोड़ा बुरा नहीं लगता कि इतने में तो दो बच्चे भी पास हो तो बच्चे सकते हैं? पास हो जाते हैं। मतलब आपको ये कभी रैंकर्स को भी नहीं पता रहता एक्चुअली कि उनकी रैंक आएगी। क्या बात है। चलो मतलब मुझे अभी पता लगा फाउंडेशन में भी रैंक 1 और एग्जीक्यूटिव में भी रैंक 1 और प्रोफेशनल में रैंक 3। अच्छा, यस। प्रोफेशनल में आपका जब रैंक 3 आया तो आपको बुरा लगा था कि रैंक 1 क्यों नहीं आया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इफ आई से, मैंने जब वो प्रोफेशनल के वो 3 पास 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 देखे थे ना, उसमें रो दी थी। क्या बिकॉज बात। आपके मतलब आपके हाथ में कर्म करना होता है, उसका आउटकम नहीं रहता। नहीं नहीं, सो ये तो है। मेहनत से बिल्कुल। मैंने एग्जाम्स दिए थे, तो ऑल इंडिया रैंक 3 वाज जस्टिफाइड। देखो पहले तो एक बार तालियां बजती हैं और तुम भी नालायक को तालियां बजाओ। मतलब ये पहली मतलब सिंगल डिजिट रैंक आना ना, ये बहुत मतलब ये। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं लक अच्छा होगा, लक अच्छा होगा, लक अच्छा होगा। देखो लक एक बार अच्छा होता है, दो बार अच्छा होता है, तीन तीन बार लक तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि जो आपके सामने अभी ऑल इंडिया रैंक फाउंडेशन 1 एक्जी 1 प्रोफेशनल में थर्ड रैंक जो है वो ऐसे नहीं आया। मतलब ये इंटरव्यू लेने का ना मेरा मेन पर्पस मानने यही था। मतलब मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी रैंकर्स का इवन थैंक यू बार बार बोल रहा हूं कि आप सबने इस सीरीज के लिए एग्री किया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि यूट्यूब पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आपने भी देखा होगा अपने टाइम के अंदर कि काफी सारे बच्चे ना सर्च करते हैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कि तैयारी कैसे करनी है, या मेरी मतलब मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही तो मेरे को उससे आउटकम कैसे, अब ओवरकम कैसे करना है, या मेरी हेल्थ अगर सही नहीं है तो क्या मैं वो अटेम्प्ट छोड़ दूं। तो मेरे को सबसे परफेक्ट एग्जांपल लगता है आपका। मेरे को अभी भी वो इंटरव्यू याद है जब आपका एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। आपने उसके अंदर मेरे को ना आपको आपने मुझे बताया था कि आपका शुगर जो था वो 500 लेवल तक पहुंच जाता था। शुगर फ्लक्चुएशन होता था मतलब उसमें बहुत। फ्लक्चुएशन होता था। तो उसके बावजूद भी आपने एग्जाम दिए, ऑल इंडिया रैंक 1 आया। तो उस मेरे को अभी भी वो इंटरव्यू आता है कि मेरे उस टाइम खुद के मतलब कहते हैं ना वो गूज बम्प आना कि यार मोटिवेशन मिलना कि लाइफ में इतने स्ट्रगल होते हैं उसके बावजूद भी आप इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे तो छोटे मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं कि रैंक किस तरह से आपने लिया और आपकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल आए और आज आप कहाँ पे हैं। बिल्कुल सर। तो सर मैं पहले प्रिपरेशन से शुरू करती हूँ। तो बेसिकली कभी भी कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स में घुसते हैं ना, तो वन थिंग दैट मैं मतलब खुद ऐसे अपने जूनियर्स को ऑब्जर्व वगैरह किया अभी ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग पीरियड एंड ऑल, तो आई हैव ऑब्जर्व दे आर नॉट like consistent in their work or in their studies. So अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, जैसे कि इफ आई से द डे आई डिसाइडेड कि मुझे यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, तो उस दिन से मैंने पढ़ाई ही की है। मतलब बिल्कुल हर चीज छोड़ के, फैमिली फंक्शंस मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइस करके, अपने दो मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं बट ठीक है, लगता था कि यार वो लोग जा रहे हैं बट ठीक है। एक बिल्कुल। एज ही होता है, एक टेन्योर ही होता है जिसमें आप निकाल लो एग्जाम्स तो आपके निकल जाते हैं। एक बार भी या दो बार भी आपको थोड़ा सा बैकलॉग लगाना तो आपके मन में वो सेल्फ डाउट आ जाता है। बिल्कुल। एंड सेल्फ डाउट इज वेरी हार्मफुल थिंग इन एनी फेज ऑफ लाइफ, भले आप जॉब में हो, भले आप ट्रेनिंग में हो, भले आप एग्जाम्स दे रहे हो। सो मेन थिंग दैट इज कंसिस्टेंसी। पहला तो अपनी लाइफ से, अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम में घुस गए हो तो यू जस्ट हैव टू रिमूव वन थिंग दैट इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जरूरी नहीं सोशल मीडिया हटा दे, डिस्ट्रैक्शन हट गया, नहीं। आप फिर बाहर घूमने जा रहे हो, दैट इज बिल्कुल। ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। आप किताब खोले बैठे हो पर देख दीवार को, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन, यू डूइंग नथिंग। So basically, you have to be very focused, very consistent, and very disciplined. So how I started my studies was, जैसे कि एग्जीक्यूटिव में मैंने दो सब्जेक्ट्स को छोड़ के, तो उसमें से एक टेक्स्ट था जो मैंने आपसे लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। अच्छा। सो मेरा इतना फोकस नहीं था। अच्छा, आपने बिकॉज पूरा एग्जीक्यूटिव सेल्फ स्टडी से किया था? हाँ सर, दो सब्जेक्ट्स को छोड़ के, एक हाँ मतलब एस एक एल तो सी एम अपने टैक्स लिया एंड था और दूसरा अपने सीएमएसएल लिया था ना? हाँ, एस एल सी एम। एसएलसी। तो ये दो सब्जेक्ट्स मैंने लिए थे बिकॉज आई वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड खुद से, तो बाकी एवरीथिंग वाज सेल्फ स्टडी। सो बेसिकली मेरा फोकस हिला हुआ था, मैं ऐसे नहीं देख पाती थी क्लास अनटिल अनलेस आई गॉट द बेस्ट मेंटर्स की जो ऐसा फोकस बना के रखते हैं। तो दैट वाज द केस। तो कैसे स्टडी करना है इफ यू आर टेकिंग अ क्लास फ्रॉम आउटसाइड? सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट। सामने वाला आपको कंसेप्ट समझा पाएगा।
it's upon you how you're gonna revise it, how gonna make the notes. फैकल्टी भी नोट्स बना के दे देते हैं, बट वो बना के रख दिए, एग्जाम्स के लास्ट डे उठाओगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा. बिल्कुल सही बात. सो फर्स्ट थिंग इज, जैसे कि लेक्चर देखा, आई एम स्टार्टिंग विद द लेक्चर्स. लेक्चर देखा, लेक्चर में ऐसा तो नहीं पूरे एक चैप्टर एक दिन में कवर करवा देंगे, दे विल कवर वन टॉपिक. वो टॉपिक उन्होंने पढ़ाया. फॉर अ सेल्फ सेटिस्फैक्शन यू शुड गो थ्रू द मॉड्यूल एज वेल. और मॉड्यूल में कुछ अगर नया मिलता है जो कि नोट्स में मिसिंग है फैकल्टी के, यू कैन राइट इट देयर, भले वो इरेलीवेंट हो, बिल्कुल. बट इट माइट टर्न आउट टू बी रेलिवेंट इन द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. दिस इज बिल्कुल. व्हाट आई यूज्ड टू डू. तो मैं मॉड्यूल पढ़ती थी, उतना टॉपिक पढ़ा, मॉड्यूल पढ़ा, फिर मॉड्यूल से नोट्स बना लिए. और एक ही सोर्स ऑफ नोट बनने चाहिए. ऐसा नहीं कि एक महीना आपने बुक में लिखा, एक महीना आपके खुद की कॉपी के नोट्स बन रहे. नहीं, डिसाइड द पैटर्न फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ. कि अगर ये, जैसे कि टैक्सेशन है, आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम योर नोट्स, तो दैट वाज माय सोर्स फॉर स्टडी. फॉर अदर लाइक कंपनी सेक्ट एंड ऑल, आई यूज्ड टू मेक माय ओन नोट्स, तो वो मेरा एक ओके. सोर्स ऑफ स्टडी था. सो डिसाइड द सोर्स ऑफ स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल. अगेन सोर्स ऑफ स्टडी में मॉड्यूल से पढ़ो, नोट बनाओ या लिखो. रीडिंग मॉड्यूल इज इंपॉर्टेंट, मेकिंग नोट्स इज इंपॉर्टेंट. इवन तो फैकल्टी भी दे रही है, तो पर तब भी एक रफ पेपर पे वही डायग्राम अगर बुक में भी बना है, मेक इट देयर, बिकॉज पिक्टोरियल मेमोरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट वी ऑफन इग्नोर्स. बिल्कुल. इतना सारा कोर्स अपन को नहीं याद आता, पिक्टोरियल मेमोरी से ही अपन को एग्जाम्स में याद आता है कि अच्छा ये ऐसा था, ये ऐसा था, विच प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन राइटिंग द आंसर्स एंड ऑल. बिल्कुल. आफ्टर डूइंग दैट, एक हफ्ते में अगर चैप्टर खत्म हुआ, सो देन व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज स्कैनर उठा लो. डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट्स. लाइक मैंने क्या देखा है कि, मतलब मैंने खुद कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा किया था कि लास्ट मोमेंट्स को उठाती थी, बट दैट्स नॉट करेक्ट. जब आपका फ्रेश कंसेप्ट है तभी उठा के खत्म कर दो. एंड बच्चों का क्या दिक्कत आता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. लाइक इफ यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल, तो व्हेन आई गिव द एग्जाम देयर वर 9 सब्जेक्ट्स, आई थिंक. बिल्कुल. नाउ हाँ. देयर इज 7 आई थिंक टू अब 8. तो, अब जो है, अब तो प्रोफेशनल में 7 पेपर हैं. आपने 9 पेपर दिए थे ना? यस सर, 9 हाँ. पेपर दिए थे मैंने. बिल्कुल. So managing all the subjects, although 2 open book थे, but managing 2 subject was also equally important. बिल्कुल. कि उन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनका पढ़ने का स्ट्रैटेजी अलग होगा, कहीं क्लैश नहीं हो रहे टॉपिक, अलग से ही पढ़ना है. सो हाउ टू मैनेज, अगर आप अच्छे हो, एकदम कंसंट्रेशन से कर सकते हो कुछ एक चीज, तो वही एक पूरा, मतलब दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो उठाने चाहिए इंसान को. मतलब इट्स नॉट लाइक एक ही कर रहे हैं, एक महीने तक एक ही कर रहे हैं, यू विल गेट बोर्ड. और फिर इसके जब आप दूसरे पे आओगे ना, तो आप फर्स्ट को रिवाइज नहीं कर पाओगे. सो ट्राई टू एड ऑन एज मेनी सब्जेक्ट्स एज यू कैन इन अ डे. उससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा. आप मॉर्निंग पर्सन हो तो स्टार्ट योर डे विथ रिवीजन. आई ऑलवेज, अगर मॉर्निंग पर्सन नहीं भी हो, एवरी टाइम यू टेक योर बुक आउट इन द मॉर्निंग, या जब भी आप उठो, सबसे पहले रिवीजन से शुरू करना चाहिए, नो मैटर आपने कल ही क्यों ना किया. लाइक रोटेशनल, आई ऑलवेज बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल रिवीजन. बेसिकली मंडे को आपने सेट करके रखा है, मंडे को यही सब्जेक्ट का रिवीजन करना है सुबह, ट्यूसडे को इसी सब्जेक्ट का करना है, थर्सडे को इन 2 सब्जेक्ट्स का करना है, कुछ एमसीक्यू है तो संडे को करना है. सो इफ यू डू इन दैट वे ना, एक मेमोरी ना 7 दिन तक रहती है, फिर उसके बाद वो फेड होना शुरू होती है. बिल्कुल. जैसे कि मंडे को मैंने कुछ पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ लिया रिवीजन में, अब मैं दूसरे मंडे आ गई, तो आई विल अगेन गो थ्रू द चैप्टर 1 एंड देन आई कम टू द चैप्टर 2. यस. आपके एग्जाम आने तक इतनी बार, जितनी बार वो मंडे आएगा, जितनी बार वो चैप्टर आएगा, उतना रिवीजन हो जाएगी. यू डोंट हैव टू वेट फॉर द लास्ट मोमेंट. बच्चे पढ़ के रख देते हैं, बट लास्ट मोमेंट व्हेन दे गो फॉर द, कहते हैं लास्ट 3 महीने में रिवीजन नहीं होता है. नहीं होता है. आपको हर दिन के बेसिस पे करना पड़ेगा. सो जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ, फिर उसके बाद आपने स्कैनर लगाया, स्कैनर में कुछ नया मिला, वो भी अपने नोट्स में लिखो. सो यू डोंट हैव टू गो टू द स्कैनर अगेन. मल्टीपल सोर्स ऑफ स्टडी मॉड्यूल्स एंड ऑल, इट्स नॉट सूटेबल, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप घबरा जाते हो. बिल्कुल. ह्यूमन ब्रेन ऑफ कोर्स. तो एक ही सोर्स होगा ना, आपको पता है सब कुछ इसी में ही है, मेरा मॉड्यूल भी इसी में ही है, मेरे नोट्स भी इसी में ही है, मेरा स्कैनर भी इसी में ही है. जैसे कि स्कैनर में कोई क्वेश्चन आया, तो अपने नोट्स में आपने जहाँ वो टॉपिक लिखा वहां टिक लगा दो कि आ चुका. अगर 2 हाँ. बार आया तो 2 बार टिक लगा दो. सो यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक टू, और वो माइंड में उतना क्लिक होगा कि ये आ चुका है. बिल्कुल. सो विच विल हेल्प यू टू राइट द आंसर्स एज वेल एट द सेम टाइम. आंसर प्रैक्टिस, आई वोंट से कि डेली बेसिस पे शुरुआत में नहीं कर सकता है इंसान. जब तक वो रिवाइज नहीं करेगा, जब तक वो टॉपिक उसके माइंड में फीड नहीं होगा, हाउ विल ही बी एबल टू राइट. घबरा जाएगा. सो जो लास्ट के 3-4 महीने होते हैं, तो आपका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है 3-4 महीने तक, वो आप जो आपका रूटीन है, नोट्स, मॉड्यूल, देन स्कैनर,
देन रिवीजन, रोटेशनल रिवीजन, आपको रोटेशनल रिवीजन में भी इतनी बार हो जाएगा ना, देन इन द लास्ट 3 months यू विल बी इन द पोजीशन टू राइट द पेपर। बिल्कुल। और पेपर हमेशा ऐसे लिखो जैसे कि आप फाइनल, इसके बाद कुछ नहीं है, भले वो 25 मार्क का हो, 50 मार्क का हो, 100 मार्क का हो। सर इफ आई टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस, मतलब मेरा जो ड्रॉबैक है दैट्स नर्वसनेस। ये मैंने आइडेंटिफाई किया था 12th स्टैंडर्ड में कि नर्वस हो जाती हूँ तो मैं वहां गड़बड़ कर देती हूँ। सो व्हाट आई डिड इन CS एग्जाम्स फ्रॉम डे, मतलब even in foundation, executive and professional, I gave mock interviews, sorry, mock test and all those things, जितना भी टेस्ट सीरीज वगैरह रहता था, ऐसा मान के, ऐसा माइंडसेट बना के कि फाइनल पेपर है, अच्छा, ये जो आपने बोला ना एकदम अभी, नर्वस होके कि मतलब मैं क्या। ये जो आपने बोला ना मान्य अभी, मतलब मैं अब ना एक बात समझ पा रहा हूँ, मतलब कि जितने भी रैंकर्स हैं ना, जैसे अभी इससे पहले क्या था, आज मेरा दोपहर को एक मैंने इंटरव्यू और लिया आकांक्षा का, अगर आपको याद हो, एक आकांक्षा का रैंक 1 था एग्जीक्यूटिव में, आपके बाद, हाँ यस। आपके बाद वाले अटेम्प्ट में था आई थिंक, उसका प्रोफेशनल के अंदर रैंक 4 था। तो उसने ना मुझे सेम लाइन बोली, मतलब डिट्टो सेम लाइन, हम्म। मतलब एपिसोड 3 उनका होगा, एपिसोड 4 आपका है, तो आप सुनना, उसके अंदर सेम लाइन उसने बोली कि सर, कि मैं क्या करती थी, मैं एक मॉक टेस्ट देती थी सेम टाइम पर जो मेरा एग्जाम का टाइम होता था। और वही मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप भी हम्म। सेम लाइन बोल रहे हो, तो मैं वही जानना चाह रहा हूं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ताकि हर एक बच्चे को आइडिया लगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है जो आप ये चीज करते हो। सर एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाल के कुछ चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर जब आप वो एक्चुअली उस एनवायरनमेंट में जाओगे ना, यू विल बी वेरी लाइक कॉन्फिडेंट। यस। एज आई सेड, सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। वो बिल्कुल सेल्फ डाउट आपका, आपका 50 पेपर दे के रखे होंगे पहले, उसमें ही खत्म हो चुका होगा। बिल्कुल आपको टाइम बिल्कुल। मैनेजमेंट आ गया होगा, आपको आंसर राइटिंग आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा गलती कहाँ है, एंड देन व्हेन यू विल राइट द पेपर, आई वाज शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। मैं जब पेपर लिखने जाती थी ना, मैं ऐसे लिखती थी कि मैं मॉक इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं उस यस। माइंडसेट से, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं वही नर्वस हुई, सेल्फ डाउट लाई, तो वहां मेरा बिगड़ जाएगा। सो दिस बिल्कुल। वाज अपोजिट केस। मतलब लोग क्या सोचते हैं कि मॉक इंटरव्यूज अपन हल्के में देते हैं एंड देन वहां अपन परफॉर्म करेंगे, मैं उल्टा करती थी। मैं परफॉर्म इधर करती थी कि आई यूज टू इवेल्युएट, लाइक जैसे कि 2 ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस में, कि ये और ये। सो जो मुझे हम्म। नहीं आता है, मैं वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी कि व्हाट इफ अगर ये ऐसे में आ गया कि जहाँ मुझे ऑप्शन नहीं है एग्जाम में, सो व्हाट क्या आई विल बात है। राइट। सो क्या बात। बहुत उल्टे तरीके से मैं मॉक टेस्ट देती थी। मतलब ये बात एंड तो आई यूज्ड टू लाइक, जैसे मुझे, ये ये बात मेरी ना, ये बात मेरी सच प्रूफ हो रही है। मतलब शायद मैंने आपके बैच के अंदर ही बोला होगा कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो वो अब वो ना कहते हैं ना, रैंक रैंक कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं सर ऐसी कोई मार्केट में दवाई नहीं आती है रैंक आ जाए। अब मुझे पता लग रहा है कि जब रैंक अपनी बारे में बताते हैं ना, कि एक्चुअल में कितना हार्डवर्क किया है। मतलब जो नॉर्मली कोई बच्चा करता ही नहीं, बच्चा टेस्ट सीरीज नहीं देता, मानना है मैं आज के टाइम की बात कर रहा हूं, बच्चा टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा, बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बच्चा क्वेश्चन को ऑडिट कर रहा है, बच्चा टेक्स्ट की सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहा है, सिर्फ प्रोविजन पढ़ रहा है। तो इस वजह से उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। तो अब मुझे आइडिया लग रहा है कि आप जब यहां पे बैठे हो, रैंक 1 ऐसे नहीं आया। चलो सॉरी बीच में आपको डिस्टर्ब किया, जी कंटिन्यू। करेक्ट। जी। एंड इवन मतलब बहुत ये लोग स्टुपिडिटी समझते हैं, बट जैसे कि MCQs वगैरह होते थे, एंड मुझे लगता था कि 2 आंसर मुझे लग रहा है सही है, बट उसमें से मुझे पता है राइट वाला सबसे ज्यादा राइट ये है, बट आई यूज टू चूज द वन जो राइट नहीं होता था, बिकॉज मुझे गलतियों से बहुत याद रहता है कि यहाँ तो अच्छा। ठीक है, यहाँ मार्क्स कट जाएगा चलेगा, बट एग्जाम में मुझे वो याद रह जाएगा कि हाँ ये वाला गलत हुआ था, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल। दैट वाज माई ऑल्सो टेक्निक। वो चलो सबकी एक बहुत। अपनी अपनी एक टेक्निक होती है, सो आई जस्ट अडॉप्टेड दिस। सो कम लाइक कंक्लूडिंग ऑल दिस कि कैसे पढ़ना है, बहुत लोग का आता है मैसेजेस मुझे कि कैसे पढ़ना है, तो आई ऑलवेज आस्क देम कि आप अपना स्टडी पैटर्न बताओ। आई कैन जस्ट एडवाइज यू, क्योंकि सबका अपना अपना वे होता है, बिल्कुल इट्स जस्ट द बिल्कुल। डेडिकेशन दैट यू आर गोना शो इन योर प्रिपरेशन विच विल हेल्प यू आउट। एंड लास्ट 1-2 महीने में आप कोई तीर नहीं मार सकते हो, आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा एटलीस्ट पढ़ना 6 महीने पड़ेगा। पहले से। बिल्कुल सही वो बात है। जो आपका माइंड सेट है कि लास्ट 1 दिन भी कर लूंगा, 2 महीने में, ना और ना लास्ट ना के ना। 1 दिन भी कर लूंगा। सो इवन इफ आई टेल यू अबाउट माई प्रोफेशन, मैंने एक उसमें सब्जेक्ट था कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, मैंने हाँ। लास्ट, मतलब जो एक दिन पहले था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उसमें, क्योंकि मैं सोई नहीं थी, तो मैं सो रही थी उस दिन। सो उसमें मुझे एग्जाम्शन आई, जस्ट अच्छा। बिकॉज आई स्टडीड दैट सब्जेक्ट बाय हार्ट फॉर द एंटायर ईयर। बिल्कुल। Even ये if you go without looking into the concepts now,
तब भी आप एग्जाम्पशन ला सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लैरिटी, आपका प्रैक्टिस, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। नहीं ये सो और दिस ये। प्रूव्स दैट कि जी 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 को। एक दिन पहले भी नथिंग कैन चेंज। So, concluding all this, like summarizing this, the first thing that a person should do is to be consistent. Second, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ लेक्चर देखना है, मॉड्यूल से पढ़ के उसमें अपने नोट्स, एक सोर्स ऑफ नोट्स बनाने हैं, देन रिवाइज करना ऑन द रोटेशनल बेसिस, स्कैनर लगानी है वंस द चैप्टर गेट कंप्लीट्स, एंड देन रिवीजन रिवीजन रिवीजन, एंड लास्ट के एक दो महीने आई वुड से they should follow the test series, or they should find out where they are lacking, what are the scope of improvement. They should practice the past question papers as well. बहुत बार होता है कि बहुत क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, बहुत बार बिल्कुल होता है नहीं बिल्कुल। भी आते, सो यू आर नो वन टू जज दैट, बट इट्स जस्ट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? कॉन्फिडेंट होने के लिए बिल्कुल सही बात। एग्जाम्स में। एंड तो देन द मोस्ट important thing that one has to do while performing any exam or writing any examination is be confident, believe in willpower. Like जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, सो व्हाट आई हैव सीन, मतलब मेरा एक ओपन बुक पेपर था, एंड फॉर दैट अटेम्प्ट इट केम फॉर 100 marks आउटसाइड द सिलेबस. ओ So presence of mind, not losing the confidence, not like getting into self doubt is most important thing there. कैसे आप अपना माइंड अप्लाई करके आंसर्स लिखते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उस अटेम्प्ट में भी हम लोग के 10 रैंकर्स थे हम लोग, क्या बहुत बात लोग है। पास हुए उस अटेम्प्ट में भी. इट्स जस्ट बिकॉज अगर जो चीज आपके लिए आउट ऑफ द सिलेबस आई है वो आपके आसपास वालों के लिए आउट ऑफ द सिलेबस आई है. बिल्कुल। इट्स जस्ट हाउ यू परफॉर्म इन दैट एग्जामिनेशन, हाउ यू राइट द एग्जामिनेशन, दैट मैटर्स द मोस्ट. क्या बात है, क्या बात है। मेरे को लग रहा है मान्य आपने मेरे सारे क्वेश्चंस ही खत्म कर दिए। मतलब जो मेरे को क्वेश्चन पूछने थे ना, आपने ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन अपनी इस मतलब गाइडेंस के अंदर कवर कर लिए। अब मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन बचे ही नहीं है। अच्छा बस मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपकी लाइफ क्या इजी थी, मतलब मेरे को ना एक्चुअली ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी कई बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, खांसी जुकाम हो गया, तो बच्चे ना कहते हैं बस यार मेरे से होगा नहीं है, या मैं लास्ट के एक दिन नहीं पढ़ा तो मेरे से होगा ही नहीं। जैसे आपने ना एक बहुत चीज, मतलब मेरे को बहुत बढ़िया चीज लगी, आपने कहा कि आप जब एग्जाम देते हो ना तो एग्जाम आप लास्ट के एक महीने के बेस पे नहीं दे सकते, आपने पिछले 9 महीने क्या पढ़ाई की है उसके बेस पे आप करेक्ट. एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि ऐसा बहुत बार हो सकता है, जैसे मान लो मेरा कल एग्जाम है, कोई इमरजेंसी हो गई, या मुझे कहीं जाना पड़ गया, या घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं उस चक्कर में तैयारी नहीं कर पाया, इट डजंट मीन कि तुम एग्जाम दे ही नहीं सकते भाई, फिर तुमने 9 महीने क्या किया था। तो लास्ट के एक दिन तो वैसे भी तुम्हें करेक्ट. रिवीजन नहीं करनी थी। तो ये मान्या की बात को बहुत सीरियसली लेके चलना कि ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 दिन 3 दिन अगर नहीं पढ़े तो है मेरा एग्जाम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, जैसे मान्या ने भी क्या बोला कि इलेक्टिव पेपर से पहले सर मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं थी क्योंकि मैं सोई नहीं थी, बट लास्ट के 9 महीने मैंने अच्छे से पढ़ा था, और उसी में ऑल इंडिया रैंक 3 प्रोफेशनल में मान्या का आया है। तो मतलब ये बहुत चीजें डिपेंड करती है कि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंसिस्टेंसी कितनी मेंटेन की है, उसके बेस पे फिर आपके रैंक और उसके बेस पे आपके ग्रुप निकलते हैं। मानने बस मेरे को एक वो इंसिडेंस बताओ ना, जब आपने एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिए थे तो मेरे को याद है कि आपने बताया था कि उस टाइम आपकी हेल्थ भी थोड़ी खराब हो गई थी, तो क्या मतलब किस पेपर सर से इवन पहले। जी तो इवन आई शेयर माई एक्सपीरियंस, तो इवन फाउंडेशन में भी बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशंस जो होती है अपने कंट्रोल में नहीं होती. तो बिल्कुल। फाउंडेशन से पहले बहुत मुझे ना एकदम शांति में पढ़ने की आदत थी, बट फाउंडेशन से पहले ना मेरे घर के बाहर कुछ फंक्शन शुरू हो गया था विच वॉज आउट ऑफ माई कंट्रोल. आई ट्राइड कि वो वॉल्यूम कम करे, बट वो 9 दिन पहले ही शुरू हो गया था फाउंडेशन में भी. अच्छा। सो दैट वॉज वन ऑफ द केस. इफ आई टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव में भी एक्चुअली बैक टू बैक पेपर होता है, आई वाज नॉट, कभी ऐसे पेपर नहीं देता हम लोग ने बैक टू बैक की, बिल्कुल ब्रेक नहीं मिल रहा, समुद्र जैसा कोर्स हो. हाँ सो मेरा शुगर फ्लक्चुएशन हुआ, एंड आई थिंक सो एक नॉर्मल इंसान का भी डे बहुत हेक्टिक हो जाता है बिल्कुल। अगर बैक टू बैक पेपर होते विदाउट एग्जाम. तो कुछ भी हो सकता है, किसी को हेडेक होगा, तो मेरा शुगर फ्लक्चुएट होने लगा विच वॉज नॉर्मल फॉर थिंग्स लाइक
शुगर फ्लक्चुएट होने की, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, फूड प्रॉपर नहीं हो रहा है, आप टेंशन में हो, आपको पेपर देना है। सो दैट वाज द केस। तो मेरा शुगर ऐसे 560 ऐसे में मैंने पेपर्स दिए थे। जब मैं पेपर लिखने जाती थी मेरा शुगर 500 वगैरह चलता था, बट आई नेवर पेड अटेंशन टू दैट कि मेरा इतना शुगर मैं कैसे पेपर दूंगी। आई नेवर क्वेश्चन दैट बिकॉज इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ माइन। मेरा पर्पस कुछ और था उस जगह, मुझे एग्जाम्स लिखना मेरा पर्पस था। सो बेसिकली अगर कोई भी इंसान, मतलब सिचुएशंस अपने कंट्रोल में कभी नहीं होती, या तो आपकी हेल्थ या फैमिली या कुछ भी बिल्कुल इमरजेंसी या कुछ भी कंडीशन है, कंटीजेंसीज आपकी लाइफ में आ सकती है। एग्जाम्स के एक दिन पहले भी आ सकती है, एग्जाम लिखते वक्त भी आ सकती है, एग्जाम के बाद भी आ सकती है। द वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज योर गोल। यू जस्ट बिल्कुल हैव टू वर्क, यू हैव टू राइट द पेपर। बिल्कुल। आई नो फ्यू ऑफ द पर्सन, आई नो फ्यू ऑफ द पर्सन, मतलब they lost their father हाँ। one day before the examination while pursuing CA, CA intermediate. But still, she scored all India rank अरे यार काम। because she gave the paper. So क्या बात। हमेशा जब अपन लोग अपनी प्रॉब्लम्स देखने जाते हैं ना, तो दुनिया की एक बार प्रॉब्लम देखना कि उनकी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम से। तो क्या मेरे को ना गूज बम्प the आ रहे हैं one आप। thing that क्या the बात one thing that will help any person in life to है। excel is not to quit and to make his will or her willpower strong. That's it. क्या सब ना बात। यहाँ का खेल होता है, सब यहाँ का खेल होता है। बहुत बढ़िया मान्या। देखो मैं तो कहता हूँ तुम सीएस तो बन गए, ट्रेनिंग भी कर ली, अब तुम बहुत बढ़िया एक तो बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो, दूसरा तुम बहुत बढ़िया बच्चों को पढ़ा सकती हो। मेरे को तो अपनी लाइन खतरे में लग रही है, अब टैक्स मत पढ़ाना, बाकी कुछ ही पढ़ाइए। नहीं नहीं, सर बहुत बढ़िया। टैक्सेशन में हाथ नहीं डालूंगी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, आपने इस इंटरव्यू के अंदर ना मेरे से बिना बोले ही आपने सारे क्वेश्चंस इतने बढ़िया कवर किए हैं, और मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा जो आपने बताया है। ठीक है, तो बस लास्ट में कुछ भी अगर आप बच्चों को एक लाइन या दो लाइन के अंदर जो भी आप बच्चों को बोलना चाहते हैं, बेस्ट विशेस देना चाहते हैं उनके एग्जाम के लिए, देन वो आपकी तरफ से कुछ वर्ड्स आने चाहिए, और देन फिर इसको पैकअप करते हैं। सर सो बेसिकली अभी तो दिसंबर में एग्जाम्स है, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोस पर्सन हु गोना अटेम्प्ट, और जो अभी डाउट में है कि एक ग्रुप देना है, दो ग्रुप देना है, सो मेक योर माइंड स्ट्रांग, मेक योर विल पावर स्ट्रांग, यू विल बी एबल टू डू इट इफ यू डिटरमाइन इट टू डू। एंड देन जिनका भी रिजल्ट आने वाला है 25th अगस्त को, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड यू कैन रीच मी आउट ऑन लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। अगर कुछ भी डाउट हो, आई विल बी देयर टू सॉल्व इट। क्या बात। थैंक यू सो मच मान्या, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस अगेन थैंक यू, आपने टाइम निकाला। मतलब मेरे को सबसे अच्छा पता क्या थैंक लगता है यू मच कि आज भी आपका रैंक आ गया, आप सीएस बन गए, फिर भी आप मुझे भूले नहीं। सर। आपके नहीं कारण तो पास हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच Thanks आप for सभी को। thanks for such a good for us. थैंक यू थैंक यू, और थैंक यू सो मच Thank आप you so सभी को, much. जितने भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। ठीक है, आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो आप भी सबके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होती, और यहां से हमें सीखने को मिलती है। इवन आपको नहीं, मेरे को इंटरव्यू लेने का ये फायदा हो रहा है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं टीचर हूं 13 साल से पढ़ा रहा हूं तो मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूं। हम एक नॉर्मल इंसान है, स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, तो कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू लेते लेते ना, जैसे अभी मतलब मान्या ने इतना बड़ी एग्जांपल दिया कि सर मैं ऐसे दोस्तों को भी जानती हूँ जिनके फादर एक्सपायर हो गए। आप समझ रहे हो मतलब क्या क्या माइंड सेट होगा उस टाइम उसका। उसने एग्जाम दिया, उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया। ऐसे ही विराट कोहली था, मतलब विराट कोहली के फादर एक्सपायर हो गए और वो खेलने के लिए गया, उसने वो मैच जीता। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में मोटिवेशन की कमी नहीं है, आपके अंदर भी वो मोटिवेशन है, पर आपको पहचानना है बस। तो यही बस, यही मेरी तरफ से है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को, एंड मान्या को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू मान्या।